प्रोनाउंस में हमने पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं उनके यूजेस ऑफ केसेस, सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउंस, कॉमन प्रोनाउन, ये सब कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये आज हमें डिस्कस करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होते हैं इनको हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज करते हैं जब कभी किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम पर्सन या थिंग हो तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहां पर यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, तो देखिए जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, हर्ट वर्ब है और मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये भी फर्स्ट पर्सन का है। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से एक चीज हम इजीली समझ सकते हैं कि जो हर्ट करने वाला पर्सन है उसने किसी और को हर्ट नहीं किया है, उसने खुद ही को हर्ट किया है। मतलब जिसने हर्ट किया है उसने किसी और को ना हर्ट करके खुद को हर्ट किया। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो एक्शन हुआ है उसका इफेक्ट किसी और पर ट्रांसफर ना होकर जो डूअर है उसी पर रिफ्लेक्ट हो गया, कि डूअर ने जो एक्शन किया है परफॉर्म, उस एक्शन का इफेक्ट ट्रांसफर नहीं हुआ है, ऐसा नहीं किसी और पर ट्रांसफर हुआ हो, उसका रिजल्ट डूअर पर ही रिफ्लेक्ट कर गया। तो ऐसी सिचुएशन में जब जिसने काम किया होता है वही उस एक्शन के इफेक्ट को भी रिसीव करता है तो हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउंस यूज करते हैं। फिलहाल में यहाँ पे जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है वो होता है माई सेल्फ। यही हमारा आंसर है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ये हो गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक हमने एग्जांपल लिखा बच्चे यहां पर, माई सेल्फ इज कमल। अब जैसे हमने यहां पे लिखा माई सेल्फ इज कमल, तो माई सेल्फ जो है वो सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, कमल कॉम्प्लीमेंट है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैन बिकम ओनली ऑब्जेक्ट्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केवल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। यहां पर हमने उसको सब्जेक्ट बना रखा है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं होते, वो केवल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और वो भी तब जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो। यहां पर ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में हमेशा नॉमिनेटिव केस लिखिए। तो यहां पे लिखिए आई, आई लिख दोगे तो ये इज है, इसकी जगह जगह एम, आई एम कमल। इंट्रोडक्शन के लिए जैसे हमें कई बार किसी को इंट्रोड्यूस करना होता है तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हो, इट इज कमल, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन माई सेल्फ इज कमल गलत है। अपने इंट्रोडक्शन के लिए इट इज कमल, दिस इज कमल, इस तरीके का हम यूज कर सकते हैं। बट जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है उनको हम सब्जेक्ट ना बनाएं, ठीक है। इनफॉर्मली हम कई बार लोगों को इस तरीके से कहते सुनते देखते हैं कि माई सेल्फ को सब्जेक्ट बना के खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बट वो गलत तरीका होता है, ठीक है। सो आइदर से आई एम कमल और से इट इज कमल। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सब्जेक्ट नहीं बनाना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे हैव इनवाइटेड हमारी वर्ब है, दे इस वर्ब का सब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो हमने यू लिखा है और हरसेल्फ लिखा है ये दोनों ही इस वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं जिनको हमने एंड से जोड़ रखा है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो है थर्ड पर्सन, दे, ऑब्जेक्ट है सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, लेकिन सेम नहीं है। दे प्लुरल है, कोई और है, हर कोई और है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम तो है नहीं, तो अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मत यूज करो, ऑब्जेक्टिव केस यूज करो, हर। दे हैव इनवाइटेड यू एंड हर। ये जो दो सेंटेंसेस लिखे हैं एक बार इन्हें पढ़िए आप लोग और इनको समझने की कोशिश कीजिए कि सही है गलत है। विल नॉट हेल्पिंग वर्ब है दोनों सेंटेंस में, यहां भी यहां भी। बी मेन वर्ब है, एब्सेंट मेन वर्ब है, यहां पर एब्सेंट एडजेक्टिव है, बाकी अगेन एडवर्ब है, ही सब्जेक्ट है, वो हमें पता है। अब आप देखोगे तो पहले सेंटेंस में जो बी है ना वो हमारी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, और एब्सेंट एडजेक्टिव है।
सेकेंड सेंटेंस में जो विल है वो हेल्पिंग वर्ब है और एब्सेंट जो है वो मेन वर्ब है। एब्सेंट मेन वर्ब जो होती है, पहली बात तो ध्यान देना, एब्सेंट और प्रेजेंट जो होते हैं ना बच्चे, वो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों होते हैं। एब्सेंट प्रेजेंट वर्ब भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में जो एब्सेंट है वो हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि उसको हमने बी के बाद में, बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब होती है, एज ए कॉम्प्लीमेंट लिख रखा है। ठीक। सेकेंड सेंटेंस में वो वर्ब है। तो एब्सेंट को जब हम एज अ वर्ब यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है एब्सेंट करना, ये डूइंग ट्रांसिटिव वर्ब है। तो अगर हम ये कह रहे हैं ही विल नॉट एब्सेंट अगेन, और हम इसका मतलब समझ लें कि वो एब्सेंट नहीं होगा, तो ये सेंटेंस हमें सही लगेगा। बट ये ध्यान रखना है, एब्सेंट का मतलब एब्सेंट होना नहीं होता, एब्सेंट का मतलब एब्सेंट करना होता है। ये डूइंग ट्रांसिटिव वर्ब है। सो इट ऑलवेज रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, ये हमेशा एक ऑब्जेक्ट रिक्वायर करती है। आप ध्यान से देखिए, देयर इज नो ऑब्जेक्ट विद इट, उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये गलत लिखा हुआ है, हमें इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। अब हम इसको कैसे सही करेंगे तो समझना, हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम लिखें ही विल नॉट एब्सेंट यू अगेन, देम अगेन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट लिख दें, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब पे सही हो जाएगी। नहीं तो एक तरीका है कि हम इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख दें, तब भी सही हो जाएगा। ही विल नॉट एब्सेंट हिमसेल्फ अगेन, ही विल नॉट एब्सेंट हिमसेल्फ अगेन, लो ये सही हो गया। तो एब्सेंट जो है इसका हमें ध्यान रखना है, ये डूइंग ट्रांसिटिव वर्ब होती है विच ऑलवेज रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, जिसको हमेशा एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। However, if we use it as an adjective, it doesn't require object. Adjectives don't require object. तो अगर हम he will not be absent कहेंगे तो ठीक है, he will not absent कहेंगे तो ये गलत है। वर्ब के तरीके से जब absent को यूज करोगे तो इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। प्रेजेंट के साथ में भी ऐसा, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब देखिए, ये जो दोनों सेंटेंसेस हमने लिखे ना बच्चे, इन दोनों में जो अटेंड है वो वर्ब है, सॉरी एंजॉय जो है वो वर्ब है। यहां भी ये वर्ब है, यहां भी ये वर्ब है। यहां पे इस एंजॉय वर्ब का ऑब्जेक्ट है द पार्टी। यहां पे भी हालांकि पार्टी ऑब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब का नहीं, प्रेपोजिशन का, इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब हमें एक चीज समझनी है कि ये जो पार्टी है ये तो ऑब्जेक्ट है प्रेपोजिशन का, ये ऑब्जेक्ट है वर्ब का। यहां पर वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। हमें ध्यान ये रखना है कि जो एंजॉय वर्ब है वो एक ट्रांसिटिव वर्ब है। जैसे हमने कहा कि ही एंजॉयड, देन देयर मस्ट बी समथिंग दैट ही एंजॉयड, कुछ तो रहा होगा जो उसने एंजॉय किया। सो एंजॉय वर्ब ऑलवेज रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट विद इट। तो अब ध्यान से देखो, हमारा जो फर्स्ट फोर्थ एग्जांपल है उसमें एंजॉय वर्ब के साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। अब हमें इसे सही करना है, तो कैसे सही करें? दो तरीके हैं। क्या? या तो कोई आप सेंसिबल सा ऑब्जेक्ट लिख दो, दे एंजॉयड द फूड इन द पार्टी, दे एंजॉयड द म्यूजिक इन द पार्टी, दे एंजॉयड द डांस इन द पार्टी। या तो कुछ ऐसा लिख दो, और नहीं कुछ समझ में आए तो सीधा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख दो, दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द पार्टी। ये लो आंसर हो गया, दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द पार्टी। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो अब ये जो हमारी एब्सेंट वर्ब है, एंजॉय वर्ब है, इन वर्ब से रिलेटेड हमने क्या सीखा कि देयर आर सर्टेन वर्ब्स व्हिच आर ट्रांसिटिव, दे मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट विद देम। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट यू कैन यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर उनके साथ में कोई ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करके भी सही कर सकते हो। ठीक है, आइए सबसे पहले हम ऐसी वर्ब्स देखते हैं कौन कौन सी हैं। रिजाइन, सबमिट, रिकंसाइल। ठीक है, अब देखिए, ये कुछ ऐसे कॉमनली यूज्ड वर्ब्स हैं जिनके साथ में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट सेंसिबल ना दे रखा हो तो। एंजॉय, एब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, सेटिस्फाई, हर्ट, एक्सर्ट, बिजी, प्राइड, अडेप्ट, अकस्टम, एक्लिमेटाइज, ब्लेम, प्रोस्ट्रेट, अप्लाई। ठीक है, एड्रेस, रिजाइन, सबमिट, रिकंसाइल। डिवोट भी लिख सकते हो, डिवोट भी इसी कैटेगरी की वर्ब होती है।
ठीक है, एटसेट्रा। तो अब ये कुछ वर्ब्स हैं जिनका हमें यहां पर ध्यान रखना है। तो इनको एक एक करके समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहली वर्ब है हमारी कौन सी? एंजॉय। एंजॉय का हमने एग्जांपल डिस्कस ही कर लिया, ठीक है। एब्सेंट और प्रेजेंट भी आप समझ ही गए होंगे। एब्सेंट के एग्जांपल से प्रेजेंट और प्रेजेंट के एग्जांपल से एब्सेंट समझ में आ जाता है। उसके बाद में अगली हमारी वर्ब है, एक वर्ब इसमें इंट्रोड्यूस भी लिख लेना बच्चा। इंट्रोड्यूस, ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद में आ गया प्रेजेंट, अवेल वर्ब आ गई। तो अवेल का मतलब होता है टू मेक समथिंग अवेलेबल, दे अवेल्ड देमसेल्व्स ऑफ दैट ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ये इस तरीके से हो गया। उसके बाद आएंगे सेटिस्फाई। मान लो मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख दूं, ही सेटिस्फाइड विद द फूड, ठीक है, ही सेटिस्फाइड विद द फूड, ये हमने लिख दिया। अब एक चीज समझना आराम से, सेटिस्फाई वर्ब का मतलब अगर सेटिस्फाई होना हो तो ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है। अगर सेटिस्फाई वर्ब का मतलब सेटिस्फाई होना हो, ठीक है, तो ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है, फिर ये गलत नहीं है। ही सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाई हो गया फूड से, तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब होता नहीं है। हम मान भले ही लें, लेकिन वो इसका मतलब नहीं है। सेटिस्फाई का मतलब है सेटिस्फाई करना। तो हमने लिखा ही सेटिस्फाइड विद द फूड, उसने फूड से सेटिस्फाई करा, किसे किया सेटिस्फाइड उसने, ये तो मेंशन नहीं है। तो ये वर्ब जो एक डूइंग ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसके बाद में हमेशा एक ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सेटिस्फाई किया है तो कोई रहा भी होगा जो सेटिस्फाई हुआ है, वो कहां है जो सेटिस्फाई हुआ, वो तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये गलत लिखा हुआ है। तो अब इसको हमें सही करना है, तो कैसे सही करेंगे? या तो कोई ऑब्जेक्ट लिखो, ही सेटिस्फाइड हिज फ्रेंड्स, ही सेटिस्फाइड द गेस्ट, या ऐसे कुछ लिखो। नहीं कुछ समझ में आए तो लिख दो हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, he satisfied himself with the delicious food, he satisfied himself with the delicious food। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद में हर्ट वर्ब आ गई, ऑलवेज रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, ही हर्ट अगेन। अगर हम केवल इतना लिख दें ही हर्ट अगेन, तो ये गलत है। या तो लिखो ही गॉट हर्ट अगेन, तो हर्ट एडजेक्टिव बन जाएगा, या लिखो ही हर्ट हिमसेल्फ अगेन, इट ऑलवेज रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से एक्सर्ट वर्ब आ गई। एक्सर्ट का मतलब होता है बच्चों प्रेशराइज करना। एक्सर्ट जो वर्ब होती है, एक्सर्ट का मतलब होता है टू अप्लाई प्रेशर ऑन समबडी, ठीक है, एक्सर्ट करना मतलब टू प्रेशराइज समबडी। सो इट ऑलवेज रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, इसको भी हमेशा एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। अब मान लो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख दूं, यहां पर मैं एक सेंटेंस लिख दूं, डोंट एक्सर्ट टू मच, कि बहुत ज्यादा एक्सर्ट मत करो। तो अब आप देखोगे डोंट एक्सर्ट वर्ब है, इंपेरेटिव मोड की वर्ब है ना, तो इसका सब्जेक्ट यू है। टू मच जो है वो एडवर्ब है, हाउ मच का रिप्लाई। अब आप देखो इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो हमने ये कह दिया डोंट एक्सर्ट टू मच, कि बहुत ज्यादा एक्सर्ट मत करो, लेकिन किससे बहुत ज्यादा एक्सर्ट ना करें, वो तो मेंशन नहीं किया। तो ये जो टू मच है ये ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता, ये तो हाउ मच का रिप्लाई है, एडवर्ब है। तो ये जो डोंट एक्सर्ट टू मच हमने लिखा ना, गलत है। इसमें हमें एक्सर्ट वर्ब के बाद में उसका ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए, कुछ भी लिख दो, डोंट एक्सर्ट योर स्टूडेंट्स टू मच, डोंट एक्सर्ट योर नेबर टू मच, कुछ भी लिख दो। नहीं कुछ समझ में तो सीधा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख दो, डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ टू मच। सेल्फ भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है एक से बात कर रहे हो 10 से, तो ऐसे लिख दो डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ टू मच। अब योरसेल्फ ही क्यों लिखा समझ लेना, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, वो लिखा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, लेकिन होता यू ही है, तो इसीलिए हमने योरसेल्फ लिखा। उसके बाद में बिजी वर्ब आ गई। तो बिजी वर्ड एडजेक्टिव भी होता है, वर्ब भी होता है, ध्यान देना। जैसे एब्सेंट प्रेजेंट है ना, वो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही होते हैं। ये जो एब्सेंट और प्रेजेंट है ना बच्चे, ये भी वर्ब भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। उसी तरीके से ये जो बिजी वर्ड है ये वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, ये थोड़ा सा अपना ध्यान रख लेना, ठीक है। और इसमें जैसे ये ब्लेम है, ठीक है, और प्राइड है, ये नाउन भी होते हैं और वर्ब भी होते हैं। तो ये ध्यान देना, हम ये बात तब की कर रहे हैं जब ये वर्ब हो, ठीक है। अब एड्रेस जैसे है, ये नाउन भी होता है,
है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो बिजी वर्ड को अगर हम एज एन एडजेक्टिव यूज करें तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई एम बिजी दिस डेज, ये ठीक है क्योंकि एम के बाद बिजी लिखा तो ये एडजेक्टिव है, ठीक। लेकिन अगर हम बिजी को एज अ वर्ब यूज करें, ही शुड बिजी हिमसेल्फ इन वर्क, ये नहीं कहना चाहिए ही शुड बिजी इन वर्क, ही शुड बिजी हिमसेल्फ इन वर्क, ऐसे लिखना चाहिए। तो बिजी एज अ वर्ब ट्रांसिटिव होती है, ध्यान रखना। फिर आ गया प्राइड। अभी जो प्राइड वर्ड है, प्राइड का मतलब होता है गर्व, ठीक है, फीलिंग ऑफ प्राइड, प्राइड का मतलब गर्व। तो प्राइड जब नाउन होता है तो ये नेम ऑफ फीलिंग होता है, लेकिन जब प्राइड वर्ब होता है तो ये फिर ट्रांसिटिव वर्ब होता है। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखूं, एक मैं सेंटेंस लिखूं, दे प्राइड ऑन देयर अचीवमेंट्स। तो जैसे हमने लिखा दे प्राइड ऑन देयर अचीवमेंट्स, तो जो हमने प्राइड लिखा है ना वर्ब है, ये नाउन तो नहीं है। प्राइड का मतलब होता है टू बी प्राउड ऑफ। तो जैसे हम प्राउड ऑफ के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखते हैं, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, दे आर प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, तो उसी तरीके से अगर हम प्राइड को एज अ वर्ब यूज करें तो इसके बाद में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखने की जरूरत होती है। तो जैसे हमने ये जो लिखा है ना, दे प्राइड ऑन देयर अचीवमेंट, हुम डू दे प्राइड, दे प्राइड देमसेल्व्स। तो ये जो हमने दे प्राइड देमसेल्व्स लिखा है ना, इसका मतलब है दे आर प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, इसका मतलब है दे आर प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। उसके बाद में अडेप्ट है, अकस्टम है और एक्लिमेटाइज है। इन तीनों वर्ब्स का लगभग मीनिंग सेम होता है। इनका मतलब एक सा ही होता है कि किसी सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढाल लेना, एडजस्ट कर लेना, ठीक। मान लो मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा, कैमल्स अडेप्ट टू डेजर्ट्स। अब जैसे हमने कहा कैमल्स अडेप्ट टू डेजर्ट्स, तो यहां पर अडेप्ट वर्ब हो गई, डेजर्ट्स ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसका है? प्रेपोजिशन का है, वर्ब का नहीं है। अब अडेप्ट का मतलब अगर ढल जाना होता है, ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है कि कैमल्स जो है वो डेजर्ट्स के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। लेकिन अडेप्ट का मतलब ढल जाना नहीं होता बच्चे, अडेप्ट भी डूइंग वर्ब है, अडेप्ट का मतलब ढालना होता है। अडेप्ट है, कस्टम है, क्लेमेटाइज है, इनका मतलब होता है ढालना, ठीक है। तो कैमल्स अडेप्ट करते हैं डेजर्ट्स के अकॉर्डिंग, किसे करते हैं ये तो बताया नहीं, तो ये गलत है। तो यहां पर आपको ना इनके साथ में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। अब हमें पता है कि वो अडेप्ट खुद को ही करते हैं, दूसरे को तो करते नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख दो देमसेल्व्स। फिर उसके बाद में ब्लेम ट्रांसिटिव वर्ब है, ही ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट, उसने एक्सीडेंट के लिए ब्लेम किया, किसे किया? तो ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा, या तो कोई ऑब्जेक्ट लिखो, नहीं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही लिख दो, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ। फिर प्रोस्ट्रेट है, अप्लाई है। अब प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है बो डाउन, ठीक है, झुकना, किसी के सामने खुद को झुकाना, नमस्कार वगैरह करने के लिए। पीपल प्रोस्ट्रेटेड देमसेल्व्स बिफोर द किंग, है ना। अप्लाई का मतलब होता है, एक तो अप्लाई का मतलब होता है लागू करना, दे हैव अप्लाइड दिस स्कीम, तो यहाँ पे वो मतलब नहीं है। एक अप्लाई का मतलब होता है एप्लीकेशन भेजना, वो भी इसका मतलब नहीं है। अप्लाई का मतलब है यहाँ पे डिवोट करना, किसी काम में खुद को लगाना। तो देखो यहाँ पे जो अप्लाई वर्ड हमने लिखा है ना, ये जो अप्लाई हमने लिखा है, इसका मतलब है यहाँ पर डिवोट करना, ठीक है, एड्रेस करना, खुद को किसी काम में लगाना, बिजी करना, ठीक है। मदर टेरेसा अप्लाइड हरसेल्फ टू द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, मदर टेरेसा अप्लाइड हरसेल्फ टू द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, तो ये अप्लाइड का मतलब है। उसके बाद में एड्रेस का और डिवोट का मतलब भी यही है, शी डिवोटेड हर लाइफ, शी डिवोटेड हरसेल्फ, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना चाहिए। और उसके बाद में आ गया रिजाइन, सबमिट, रिकनसाइल, इन तीनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। सरेंडर कर देना, जो हो रहा है जिंदगी में उसको एक्सेप्ट कर लेना, मतलब खुद को वो एक्सेप्ट करने के लिए मना लेना, रेडी कर लेना। एक एग्जांपल से समझना, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, द मैन रिजाइंड
to his fate in the end. The man resigned to his fate in the end. ठीक है, तो जो हमने रिजाइंड लिखा ना वर्ब है, ठीक। अब अगर रिजाइन का मतलब रिजाइन हो जाना हो तो ये सेंटेंस ठीक है। एक तो रिजाइन का मतलब होता है इस्तीफा देना, हम उस वाले रिजाइन की बात नहीं कर रहे, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे रिजाइन का मतलब इस्तीफा देना नहीं है, यहाँ पे रिजाइन का मतलब है सरेंडर करना, ठीक है। ये तीनों सिनोनिम है, रिजाइन, सबमिट और रिकंसाइल। तो जैसे हमने लिखा ही रिजाइंड, कि उसने रिजाइन कर दिया, तो इसका मतलब उसने सरेंडर कर दिया। किसे? whom did he resign? तो he resigned himself, ठीक है, he surrendered himself। तो आप ऐसे समझ सकते हो याद रखने के लिए। तो he resigned himself to his fate। fate का मतलब भाग्य, किस्मत, किस्मत के आगे फिर उसने खुद को सरेंडर कर दिया। उसके बाद में वर्ब आ गया इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस आप समझ ही सकते हो, परिचय कराना, ठीक है। he introduced to the chairman, उसने इंट्रोड्यूस किया। किसे इंट्रोड्यूस किया बताया नहीं तो गलत हो गया। he introduced his friend, he introduced his family, नहीं कुछ समझ में आया तो he introduced himself to the chairman। तो कुल मिला के जो वर्ब्स यहाँ पे लिखी हैं और इनके जो मीनिंग्स मैंने आपको समझाए, ये मीनिंग्स आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि इन वर्ब्स के बाद में एक ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करके भी सेंटेंस को सही कर सकते हो। इस प्रिपेयर हमने लिखा नहीं, हमारी वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है यू, सेकेंड पर्सन। यहां पर डोंट इनवाइट वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है हिमसेल्फ, थर्ड पर्सन। इन दोनों वर्ब्स के साथ में सब्जेक्ट नहीं लिखा, तो हम इजीली समझ सकते हैं सब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि ये हमारी इंपेरेटिव मूड की वर्ब्स हैं। तो जो भी इंपेरेटिव मूड की वर्ब्स होती हैं उनका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। वो लिखा भी नहीं जाता, वो बोला भी नहीं जाता, वो अंडरस्टूड रहता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। अब अगर मान लो हम ऑब्जेक्ट भी यू को बना देंगे तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। तो ये जो हमने यू लिखा ये गलत है, या तो योर सेल्फ लिखो या योर सेल्व्स लिखो, ठीक है। तो अगर हम कभी कोई इंपेरेटिव सेंटेंस लिखेंगे, ये दोनों इंपेरेटिव सेंटेंस, ये तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है भाई, ये दोनों सेंटेंस जो है वो इंपेरेटिव है। ठीक है, तो ये दोनों इंपेरेटिव सेंटेंस हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, लिखा बोला नहीं जाता। तो अगर ऑब्जेक्ट भी कभी यू को बनाना पड़े तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा। तो हम वहां पे लिखेंगे ऑलवेज प्रिपेयर योरसेल्व्स फॉर द वर्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट केवल यू ही होता है, बाकी तो कोई हो नहीं सकता, तो इंपेरेटिव मूड की जो वर्ब होती है उसके साथ में अगर हम यू को यूज करेंगे तो रिफ्लेक्सिव केस में यूज करेंगे। बाकी अगर हम फर्स्ट या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट प्रोनाउंस यूज करेंगे तो उनको ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे। अब हमने यहाँ पे हिमसेल्फ लिखा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो हम हिमसेल्फ कब लिख सकते थे? जब सब्जेक्ट यहाँ पर ही होता, लेकिन हमें पता है इंपेरेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट तो ही हो ही नहीं सकता, सब्जेक्ट तो यहाँ पर यू होगा। यू सेकंड पर्सन होता है, हिमसेल्फ थर्ड पर्सन होता है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम तो है नहीं। तो अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्यों लिखा? फिर तो ऑब्जेक्टिव केस लिखो, तो यहाँ पे हिम लिखो, डोंट इनवाइट हिम अगेन। तो ये एक छोटी सी बात है जो हमें ध्यान रखनी है कि किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस की वर्ब का सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा यू होता है। अगर उसके बाद में यू को ऑब्जेक्ट भी बना के लिखना पड़े तो हमेशा रिफ्लेक्सिव केस में ही लिखना। लेकिन किसी भी इंपेरेटिव मूड की वर्ब के साथ में फर्स्ट और थर्ड पर्सन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको रिफ्लेक्सिव केस में मत लिखना, उनको हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखना, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखेंगे तो यहां पर हमारी सब्जेक्ट वर्ब है शुड हाइड, और इस वर्ब के साथ हमने ऑब्जेक्ट लिखा है हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहां पे वर्ब है वॉज बर्निंग और इसके साथ हमने ऑब्जेक्ट लिखा है इटसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये जो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया वो कैंडल सब्जेक्ट के लिए यूज किया है। ये जो हिमसेल्फ है वो हमने कमल के लिए यूज किया है। अच्छा, हाइड जो वर्ब होती है वो ट्रांसटिव होती है, ठीक है। बर्न जो वर्ब है वो भी ट्रांसटिव है। लेकिन एक चीज आप सबको ध्यान देनी है कि इंग्लिश में कुछ वर्ब्स हैं, देखो जैसे हाइड है, क्लोज है, प्रूव है, लिख दिया, स्प्रेड है, मेल्ट है, एटसेट्रा। तो ये जो इंग्लिश में कुछ वर्ब्स हैं ना, आप ध्यान से देखोगे तो ऐसी वर्ब्स हैं जो डूइंग और हैपनिंग दोनों ही होती हैं।
ये डूइंग भी होती हैं। जब ये डूइंग होती हैं तो ये ट्रांसिटिव हो जाती हैं। बाकी ये हैपनिंग भी होती हैं। जब हैपनिंग होती हैं तो फिर ये इंट्रांसिटिव हो जाती हैं। अब आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि हाइड है, बर्न है, ब्रेक है, क्लियर है, चेंज है, ग्रो है, प्रूव है, स्टॉप है। ये स्टॉप लिखा हुआ है, ठीक है। स्टार्ट है, बेथ है, ओपन है, क्लोज है, स्प्रेड है, मेल्ट है। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो डूइंग और हैपनिंग दोनों होती हैं। तो जब ये हैपनिंग होती है तो ये इंट्रांसिटिव होती है, जब डूइंग होती है तब ये ट्रांसिटिव होती है। कहने का मतलब ये, ब्रेक का मतलब तोड़ना भी है, टूटना भी है। मेल्ट का मतलब पिघलना भी है, पिघलाना भी है। स्प्रेड का मतलब फैलना भी है, फैलाना भी है। तो ऐसी वर्ब्स जो डूइंग और हैपनिंग दोनों ही होती हैं, उनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट होता है वो अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हम ये मान लेते हैं कि वर्ब हैपनिंग है। अब यहां देखो, जैसे हमने लिखा कमल शुड हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड देयर, हिमसेल्फ देयर। तो यहां पे हम क्यों माने कि हाइड का मतलब छिपाना है? यहां पर आप हाइड का मतलब छिपना मानो ना, कि कमल को वहां छुपना चाहिए, तो ये हटाओ, इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होता तो हम जरूर लिखते कमल शुड हाइड मनी देयर, कमल शुड हाइड हिज फ्रेंड देयर। लेकिन जब ऐसा नहीं है तो हटाओ उसको। अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा था कैंडल वॉज बर्निंग, तो बर्न का मतलब जलना भी होता है, जलाना भी होता है। लेकिन हम यहाँ पे ये क्यों माने कि इसका मतलब जलाना है? हम ये मान लेंगे ना कि कमल कम, यहाँ पे इसका कैंडल का मतलब जलना है, बर्न का मतलब जलना है, कैंडल जल रही थी, तो हम इसको हैपनिंग वर्ब मानेंगे। हैपनिंग वर्ब मान लोगे तो ये गलत है। तो सीधे ऐसे लिखो, द कैंडल वॉज बर्निंग ऑल द नाइट। तो ये जो वर्ब्स होती हैं आपको ध्यान रखनी है, ये डूइंग और हैपनिंग दोनों वर्ब्स होती हैं। इनके साथ हम ऑब्जेक्ट्स तो लिख लेते हैं लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लिखते। क्यों? तब हम उस सिचुएशन में इनको हैपनिंग वर्ब मानना ज्यादा लॉजिकल रहता है। कमल स्टॉप्ड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग लिखा, तो स्टॉप हमने यहाँ पे वर्ब लिखी और इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट हिमसेल्फ लिखा। तो हमें पता है स्टॉप ट्रांसिटिव वर्ब होती है, आपको उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख सकते हो। अगर यहाँ पे हिमसेल्फ ना लिखा होता और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लिखा होता है, मान लो यहाँ पे लिखा होता कमल स्टॉप्ड द कार एट द जेब्रा क्रॉसिंग, कमल स्टॉप्ड द बाइक एट द जेब्रा क्रॉसिंग, तो ये सेंटेंस सही होता कि कमल ने अपनी कार को रोक लिया जेब्रा क्रॉसिंग पर, कमल ने अपनी बाइक को रोक लिया जेब्रा क्रॉसिंग पे। लेकिन अगर यहाँ पे हिमसेल्फ लिखा है तो आप इसका स्टॉप का मतलब रोकना क्यों मान रहे हो कि उसने खुद को रोक लिया? क्या वो खुद को ड्राइव कर रहा था? खुद को तो ड्राइव नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे आप स्टॉप का मतलब रुकना मानो, बस। समझदार हो, इतना काफी है। तो कोई छोटी मोटी बात हो तो आप व्हाट्सएप पर चैट के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए।